मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1483 ईस्वी से 1530 ईस्वी रहा। भारतीय इतिहास में बाबर का नाम विशेष महत्व रखता है। इसने मुगल वंश की सत्ता स्थापित कर एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत की। भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करना था। इब्राहिम लोदी की सेना काफ़ी विशाल थी। उसका मुकाबला करना किसी सामान्य शासक के लिए बहुत ही मुश्किल था। बाबर एक कुशल शासक होने के साथ साथ एक कुशल सेनापति भी था। उसने अपनी योग्यता के बल पर पानीपत में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अब हम बाबर के आरंभिक जीवन के बारे में देखेंगे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा वहाँ का शासक था। 8 जून 1494 के दिन जब उमर शेख अपने कबूतरों की उड़ान का मजा ले रहा था तो उसके ऊपर मकान गिर गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण बाबर 11 वर्ष और 4 माह की अल्पायु में गद्दी पर बैठा। जब बाबर ने 11 वर्ष की अल्पायु में फरगना का राज्यभार ग्रहण किया, उस समय दो शत्रु उसके देश पर दो विभिन्न दिशाओं से हमला कर रहे थे। अपनी बुद्धिमती और अनुभवी दादी एहसान दौलत बेगम की मदद से उसने शीघ्र ही अपना राज्याभिषेक कराया और अपने लिए व्यवस्था की। इसके पश्चात उसने आक्रमणकारियों से अपने प्रदेश की रक्षा करने का कार्य हाथ में लिया। सर्वप्रथम उसने अपने चाचा अहमद मिर्जा को इससे संबंधित एक आदेश भेजा कि फरगना को जीतने के पश्चात आप उसे किसी न किसी के अधीन करेंगे ही, फिर क्यों न उस कार्य को मेरे सुपुर्द कर दे, और फिर मैं तो आपका निकट का ही रिश्तेदार हूँ, अतः आपके अधीन रहने हेतु मैं सहर्ष तैयार हूँ। बाबर के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके फलस्वरूप युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन अस्पष्ट होने के कारण और एक छोटी सी नदी पार करते समय अपनी फौजों का ख्याल कर और साथ ये देख कर कि बाबर और उसके अनेक स्वामी भक्त अनुयायी डट कर मोर्चा लेने हेतु तैयार है, अहमद मिर्जा ने समरकंद हेतु प्रत्याक्रमण करना ही उचित समझा। बाबर का मामा महमूद का भी घेरे से में पड़ी हुई सेनाओं के दृढ़ प्रतिरोध के कारण निरुत्साहित हो गया और अपने देश को वापस चला गया। फरगना इस तरह आक्रमणकारी से बच गया। बाबर ने अब अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए। 1497 ईस्वी से 1502 ईस्वी तक बाबर ने समरकंद पर 2 बार अधिकार कर लिया और 2 बार उसका राज्य छीन गया। इसके बाद वह भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। काबुल का बादशाह 1504 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक बाबर जो है काबुल का बादशाह रहा। 1508 में उसकी तीसरी पत्नी माहिम की गर्भ से उसके सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ। समरकंद पर अधिकार और तीसरी बार उसके हाथ से निकल जाना। अफगानिस्तान में सभी बाबर की शक्ति का लोहा मान चुके थे, लेकिन बाबर के अंदर अभी भी समरकंद पर अधिकार करने की लालसा बरकरार थी। उसने प्रबल शत्रु शेबानी खां को, जिसने तैमूर राजघराने को ट्रांस ऑक्सिनिया से निकाल बाहर किया था, पराजित करने के लिए वह उत्सुक था। 1507 ईस्वी में वह अपने चचेरे भाइयों से हिरात में, जो सुल्तान हुसैन मिर्जा बेकरा की राजधानी थी, इस उद्देश्य से मिलने गया कि शेबानी खां को पराजित करने में लोगों की सहायता प्राप्त हो सकेगी, किंतु उसे वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। 1510 ईस्वी के अंतिम दिनों में उसने शेबानी खां का ईरान के शाह इस्लाम सफवी से मर्व की लड़ाई में हारने तथा मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ। इस समाचार से बाबर के हृदय में अपने पूर्वजों को प्रदेश को हस्तगत करने की उत्कंठ लालसा पुनः जाग गई। इसी उद्देश्य से कुदुंज की ओर चल पड़ा, जहाँ शाह इस्माइल से अपनी संधि की और उसकी सहायता से समरकंद पर विजय प्राप्त की और 1511 में बुखारा और खुरासान को अधिकार में ले लिया। इस प्रकार जो है 1513 में वह काबुल लौट आया। समरकंद से पराजित होकर इसलिए हट गया क्योंकि उसे ईरान के शाह से प्रेरित होकर शिया मत अपना लिया था। हिंदुस्तान में पदार्पण। बाबर भारत में आक्रमण करने की बचपन से इच्छुक था, लेकिन जब वह सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली हो गया तो अपनी इच्छा को पूरे करने की योजना बनाने लगा। उसका भारत विजय जो प्रथम अभियान सन 1519 में प्रारंभ हुआ, उसने यह अभियान यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया गया था, जो बड़ी झगड़ालू थी और केवल तलवार के बल पर राजस्व देने को विवश की जा सकती थी। उन्हें उचित दंड देने के पश्चात बाबर बाजोर की ओर बढ़ा और उस पर भयानक हमला किया। इस विकट संघर्ष में उसके लिए तोपखाने की सहायता बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। बाबर ने यहाँ कत्लेआम की भी इजाज़त दे दी, जिससे कि आसपास की आबादी में भय व्याप्त हो जाए।
बाजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। तत्पश्चात यह लगातार दिल्ली की गद्दी पर बढ़ता गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। बाबर कथानुसार इब्राहिम लोदी की सेना में 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथी थे, किंतु यह बात ध्यान में रखने योग्य कि उस काल में प्रत्येक योद्धा के साथ कई शिविर रक्षक और नौकर चक्र चला करते थे। ऐसी दशा में इब्राहिम की शुद्ध शक्ति 40,000 आदमियों से अधिक न रही होगी। इस सेना में ऐसे भी उड़न दस्ते थे जिनका संगठन समय की आवश्यकता के विचार से शीघ्रता से कर लिया गया था। ये दस्ते प्रचलित 4 खंडों में विभाजित किए गए थे: अग्रगामी रक्षक दल, केंद्रीय दल, दाहिना दल और बाया दल। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई, किंतु 8 दिन तक किसी ने भी पहल नहीं की। 20 अप्रैल की रात्रि में बाबर ने अपने 4-5 हजार सैनिकों को आक्रमण करने के लिए अफगान शिविर की ओर भेजा, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब न हो सके। इधर इब्राहिम लोदी तुरंत अपनी सेना का विस्तार करने लगा। 21 अप्रैल को दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। इब्राहिम ने अपनी सेना को तीव्र गति से आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी, किंतु उसे बाबर की दुर्ग समान रक्षात्मक पंक्तियों के निकट अकस्मात ठहर जाना पड़ा। इससे अफगानों की सेना में हलचल मच गई। इस अवसर को अपने हित में देखकर बाबर ने किलेबंदी वाले तुलुगमा सेनाओं को तुरंत घूमकर पीछे से आक्रमण करने की आज्ञा दी। इधर इब्राहिम ने अपने फौजों को बाबर की सेनाओं के बाएं खंड पर आक्रमण की आज्ञा दी, जिससे वह घिराव में आ गई। बाबर ने तुरंत अपने केंद्र से कोतल सेना भेजी, जो अफगान सेना के दाहिने खंड को खदेड़ने में सफल रही। इस समय तक दोनों सेनाओं के सभी दस्ते युद्ध में भाग लेने लगे थे और युद्ध इस प्रकार सामान्य स्थिति में आ गया था। इसी समय अचानक बाबर की आज्ञा अनुसार तोपों से आग के गोले बरसने शुरू हो गए। इस प्रकार लोदी सेना घेर ली गई और उसका उफान नष्ट कर दिया गया। उसके सामने तोप खाने के गोलों की वर्षा की हो रही थी और पीछे तथा दाएं बाएं तीरों की बौछार। शस्त्रों की विशेषता और युद्ध योजना की कुशलता से संपन्न होते हुए भी इब्राहिम के कमान में हिंदुस्तान की सेना जी तोड़कर युद्ध करती रही। प्रातःकाल से दोपहर तक युद्ध चलता रहा और बाबर की उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था तथा सैन्य संचालन शक्ति ने शत्रु पर विजय पाई। इब्राहिम लोदी अंत तक बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके 15,000 आदमी युद्ध में धराशायी हुए। इन हताहतों में ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत भी थे, जो सच्चे राजपूत की भांति इब्राहिम की ओर से लड़ते रहे। यद्यपि इब्राहिम उनका शत्रु रह चुका था। बाबर ने लिखा है, जब आक्रमण प्रारंभ हुआ तो सूर्य नारायण ऊंचे चढ़े गए थे। युद्ध दोपहर तक ठना रहा। मेरे सैनिक विजयी हुए और शत्रु को चकनाचूर कर दिया गया। सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपार अनुकंपा से यह कठिन कार्य मेरे लिए सुगम बन गया और वह विशाल सेना आधे दिन में ही मिट्टी में मिल गई। परिणाम: पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सैन्य शक्ति पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो गई। वह स्वयं रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ। कम से कम गणना के अनुसार उनके 20 सहस्र सैनिक हताहत हुए। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथों में से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई, जिन्होंने 15 वर्ष के मध्यांतर से 2 शताब्दी तक उसे हत्या कर रखा। हिंदुस्तान में तुर्क अफगानी शासक वर्ग पतित हो चुका था, इस कारण उसकी सत्ता खतरे में थी। पानीपत में बाबर की विजय के फलस्वरूप तुर्क अफगान शासक वर्ग में नया रक्त और उत्साह संचारित हुआ। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और इसके द्वारा देश को श्रेष्ठ, सुयोग्य एवं सफल शासक प्राप्त हुए, जिनके अधिकार में देश को यौगिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग आरंभ करने का अवसर मिला। जहाँ तक बाबर का इस युद्ध के संबंध में कहा जा सकता है कि उत्तर भारत की विजय करने के निमित्त उसकी विजय योजनाओं की दूसरी मंजिल पानीपत के युद्ध के साथ तय हो गई। बाबर आगरा तथा दिल्ली का स्वामी हो गए, किंतु अभी 1-2 ही नहीं बल्कि सैकड़ों विकट विरोधियों और शक्तिशाली शत्रुओं से मोर्चा लेना बाकी था। तब कहीं हिंदुस्तान का सम्राट होने की बात सोची जा सकती थी। लेकिन जैसा इतिहासकार रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है, यह ठीक है, बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए थे और उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रही थी। उसे तो अब राज्य विस्तार के लिए युद्ध योजनाओं में शक्ति लगानी थी। पानीपत की विजय ने बाबर के दावों को वैधानिकता का जामा पहना दिया, अतः उसके भविष्य की योजनाएं तथा प्रयत्न उसी के दावों के कार्य रूप में परिणत करने के प्रयास मात्र थे। पानीपत में इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर बिना समय गंवाए आगरा पर अधिकार करने के लिए हुमायूं एवं ख्वाजा किला के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी। उसी समय उसने दूसरा दल दिल्ली पर अधिकार करने तथा वहाँ के खजानों को सुरक्षित रखने के लिए भेजा। फिर वह स्वयं दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। राजधानी में प्रवेश करने से पूर्व मुसलमान वीरों और संतों के मकबरों को देखने गया। वहाँ से वह आगरा गया और 10
मई को इब्राहिम के राजमहल में प्रवेश किया। हुमायूं ने अपने पिता का स्वागत किया और अन्य खजानों के साथ अपने पिता को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसका मूल्य सारे संसार के दैनिक व्यय का आधा समझा जाता था। किंतु बाबर ने अपने स्वाभाविक उदारता के अनुसार वह हीरा हुमायूं को वापस कर दिया। साथ ही उसकी देव सेवाओं के उपहार में 70 लाख दाम भी प्रदान किए। उसने इब्राहिम लोदी की माता को आगरा के बाहर एक मकान में रहने की आज्ञा दे दी और उसके खर्चे के लिए एक परगने की मालगुजारी उसके नाम कर दी। उसके अफसरों को छोटी छोटी जागीरें दे दी गई। बाबर ने अपने आदमियों को बड़ी उदारता पर पुरस्कृत किया। उसने प्रत्येक प्रमुख बेग को 6 लाख से 10 लाख दाम प्रदान किए। प्रत्येक सैनिक और शिविर रक्षक से लेकर निकृष्ट व्यक्ति तक को लूट का भाग प्राप्त हुआ। फरगना, खुरासान, काशगर और ईरान में अपने मित्र मिलापियों को बाबर ने सोने और चांदी के उपहार तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं भेजी, जिनमें दास भी सम्मिलित थे। मक्का, मदीना, समरकंद और हिरात जैसे तीर्थस्थलों को अमूल्य भेंट भेजी गई। काबुल के प्रत्येक निवास, स्त्री, पुरुष, बाल बच्चों को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान किया गया। बाबर ने दिल्ली, आगरा और ग्वालियर के दुर्गों से एकत्र अपार धनराशि को हस्तगत कर उसे उदारता पूर्वक वितरित किया और अपने लिए इतना कम रखा कि मजाक में उसे खलंदर कहा जाने लगा। इस प्रकार जो है बाबर का जो है प्रारंभिक जीवन रहा। इसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि जिस समय बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए योजना बना रहा था, उस समय राणा सांगा से उसका ये समझौता हुआ कि वह इब्राहिम पर आगरा की ओर से आक्रमण करे और बाबर उत्तर की ओर से। जब आक्रमणकारी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया तो उसने राणा पर अविश्वास का अभियोग लगाया। उधर सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर लिया, जबकि समझौते की शर्तों के अनुसार ये स्थान सांगा को ही मिलने चाहिए थे। किंतु इन दोनों में फूट पड़ने का वही मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता कौन सा रहा। राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर तथा अन्य आक्रमणकारियों की भांति देश का माल लूटकर वापस चला जाएगा, किंतु वह केवल उसका भ्रम था। जब उसने देखा कि इस मुगल शासक ने देश में ठहर कर राज्य करना निश्चित कर लिया तो इस खतरे से वह सचेत हो गया। जिस प्रकार भारत के इतिहास में पानीपत का युद्ध विशेष महत्व रखता है, ठीक उसी प्रकार खानवा का युद्ध भी स्मरणीय है। यह युद्ध 20 घंटे तक चला था। शायद ही कोई ऐसा दूसरा घमासान युद्ध हुआ हो जिसका निर्णय अंत समय तक तुला में लटका हो। फिर भी सैनिक दृष्टिकोण से युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। राणा के पक्ष को भारी हानि हुई। संग्राम से स्वयं घायल हो गए और उनके स्वामियों अनुयायी उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहाँ वह अपना भग्न हृदय लेकर जनवरी 1528 ईस्वी में सदा के लिए सो गए। हसन मेवाती तथा अन्य प्रमुख सरदार वीरगति को प्राप्त हुए। पराजित सेना को बुरी तरह काट मार दिया गया, किंतु महमूद लोदी जो है बचकर निकल गया। राजपूतों की सैन्य शक्ति कुचल तो गई, लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं हुई। कुछ वर्षों में पुनः खड़े हुए और गुजरात के बहादुर शाह तथा दिल्ली के शेरशाह को उनसे मुकाबला करना पड़ा। शेरशाह उनकी वीरता से इतना प्रभावित था कि उसे स्वीकार करना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के पीछे उसने हिंदुस्तान के साम्राज्य को संकटों में डाल दिया था। यह ध्यान देने की बात है कि राणा पर विजय प्राप्त कर लेने के बावजूद भी बाबर की राजस्थान पर आक्रमण करने की तथा बहादुर राजपूतों को नाराज करने की हिम्मत नहीं हुई। चंदेरी युद्ध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राजपूतों से मोर्चा लेने का विचार उसने त्याग दिया। इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम महत्वपूर्ण रहे। राजपूतों ने विदेशी राज हटाने की इच्छा बिल्कुल छोड़ दी। इसके पश्चात राजस्थान के शासकों ने उत्तरी भारत में हिंदू राज्य पुनः स्थापित सम्मिलित करने का प्रयास कभी नहीं किया। घाघरा का युद्ध। खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करना बाबर के लिए एक महान उपलब्धि थी। इसके बाद उसने मेवात पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 7 अप्रैल 1526 ईस्वी में उसकी राजधानी अलवर में प्रविष्ट हुआ। जिन सरदारों और अधीनस्थ राजाओं के खानवा के युद्ध में से पूर्व उनके प्रति स्वामिभक्त रहने से इनकार कर दिया था, उनको अपने अधीन करने के लिए बाबर ने विविध दिशाओं से अपने सैनिक दल भेजने का कदम उठाया। चंदवार और रापरी पर फिर अधिकार कर लिया गया। इटावा को भी पुनः अधिकृत कर लिया गया। मुगलों ने चंदेरी उस समय प्रसिद्ध राजपूत सरकार मेदिनी राय के अधिकार में था, जिसने मालवा के राजाओं को निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा बना रखी थी। मुगलों ने पर घेर डाल दिया। दुर्रक्षकों ने अधिक समय तक सामना न कर सकने की स्थिति का अनुभव करके अपने स्त्रियों को मौत की घाट उतार दिया और नंगी तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। उनमें से प्रत्येक सैनिक अंतिम तक शत्रु से लड़ता रहा। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने उस स्थान पर अधिकार कर लिया। अब बाबर बिबन के विरुद्ध चल पड़ा। जिसने मुगलों को अवध ने निकाल कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। गंगा पार करने के पश्चात उसने बिबन को पराजित कर उसे बंगाल तक खदेड़ दिया। बाबर ने अफगानों को नाश करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उसके सामने व्यवस्था यह थी कि अफगान बंगाल में शरण ले रखे थे, जहाँ के सम्राट
नसर शाह से उसकी सुलह थी। उसने नसर शाह से बातें चलाई किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। अतः अपने अंतिम चेतावनी पत्र में उसने एक मार्ग देने की मांग की और इसके लिए इनकार करने में परिणाम होता है उस पर ठहराया। ठीक है, उसने 6 मई 1529 को घाघरा के तट पर अफगानों से युद्ध किया। इस घमासान संघर्ष में दोनों ओर से तोपखानों और नावों का प्रयोग किया गया। अफगान लोग पराजित हुए और बाबर और नसर शाह के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों दलों ने एक दूसरे की सर्वोच्च सत्ता का आदर किया और नसर शाह ने बाबर के शत्रुओं को शरण देना भी स्वीकार कर लिया। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अंतिम दिन और मृत्यु। बाबर ने अपने लगभग सभी दुश्मनों को समाप्त कर दिया, किंतु बाबर को एक राज के सिद्धांत स्थापित करना था। अफगान राज सत्ता के सिद्धांतानुसार सरदारों का सरदार माना जाता था। यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं था, इससे संकट उत्पन्न होने का डर था, जैसे लोधी काल में देश को सहना पड़ा। इब्राहिम अपना अधिकार कमाने में असफल रहा था क्योंकि उसकी प्रजा की रियायत पर स्थित थी। सरकार देवी राजसत्ता के अधिकार पर ही बाबर ने सुल्तान की उपाधि को त्याग कर बादशाह अथवा सम्राट की उपाधि धारण की, जिससे लोगों को ज्ञात हो गया कि यह पूर्वकालीन सुल्तान काल के शासकों की तरह नहीं बल्कि उनकी सत्ता उनसे कहीं अधिक बढ़कर है। जब बाबर ने हिंदुस्तान में ही रहने का निश्चित कर लिया तो पानीपत पर विजय के पश्चात फुर्सत के समय वह आगरा में अपने रहने के लिए एक महल बनवाने में लग गया और दूसरे अन्य स्थानों में उसने इमारतें बनवानी शुरू कर दी। विशेष रूप से तो उसने मुगल खानों का निर्माण करवाया और सुंदर सुंदर बाग लगवाए आरंभ कर दिए। इब्राहिम लोदी के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में जो अव्यवस्था फैल गई थी उसे दूर करने के लिए उसने समय दिया। उसकी नीति थी कि प्रांतों में शक्तिशाली फौजी गवर्नर नियुक्त कर लिया जाए और अपने अपने क्षेत्रों में शांति और सुव्यवस्था प्रबंध करे। वह जनता को अधिक से अधिक संतुष्ट रखना चाहता था। 1529 ईस्वी के अंतिम 6 महीनों में इसी काम में व्यस्त रहा। हुमायूं बाबर की बीमारी और मृत्यु। हुमायूं जिसे खानवा की लड़ाई के उपरांत बदख्शा का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, अपने पिता की इजाज़त बिना ही वहाँ का काम छोड़कर आगरा आ गया। यहाँ से उसने अपने जागीर संभालने की आज्ञा दी गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर भी बीमार पड़ गया। फलतः उसे नाव में बिठाकर आगरा लाया गया। चिकित्सा के सभी संभव उपाय काम में लाने के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिखता था। बाबर ने नामी फ़कीर अबू बकर के सलाह ली तो उसने कहा कि हुमायूं बस भगवान से ही दुआ से भीख मांगे और अपने सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु का दान करे। बाबा ने बीच में कहा, हुमायूं के निकट सबसे मूल्यवान वस्तु मैं ही हूँ और उसके लिए मैं अपना बलिदान करूँगा। हे परम पिता, स्वीकार करो। यह कहकर उसने हुमायूं के चारपाई की 3 परिक्रमा की कहा कि मैंने उसकी बीमारी उत्पन्न ले ली है। इतिहासकारों ने लिखा इस घटना के थोड़ी देर उपरांत ही बाबर बीमार पड़ गया और हुमायूं की हालत सुधरने लगी। अपनी मृत्यु समय पर उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और अपने अन्य पुत्रों और परिवार के अन्य व्यक्तियों को उसका संरक्षण में सौंप दिया और 26 दिसंबर 1530 इसको मृत्यु हो गई। धन्यवाद।